गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, विभवांतर और आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत विभव की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आप सब ने इस टॉपिक को अपने स्कूल वाली क्लासेस में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा और आप सभी ये जानते हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज करने के लिए बता देती हूँ कि अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी कि किसी बिंदुवत एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है किसी विशेष स्थिति पर, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश को कार्य करना पड़ता है और वो किया गया कार्य उस बिंदु पर उस लगाया गया विद्युत विभव को व्यक्त करता है। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और V का मान होता है Q/R। ठीक है, इसी प्रकार से Q आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। R Q से एकांक धन आवेश की दूरी है और V क्या है, एकांक धन आवेश को Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, उसको विद्युत विभव कहा। और इसी प्रकार विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो माना कि विद्युत क्षेत्र E है और उसके अंदर यदि हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो KQ/R1 माइनस KQ/R2, या हम कहें KQ1/R1 माइनस 1/R2, या हम कहें विभवांतर V12 बराबर KQ/R12। तो इस प्रकार से ये स्थिति 1 और स्थिति 2 के बीच में विभवांतर हो जाता है। ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है। तो अब हम डिटेल में आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र की या आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। विद्युत स्थितिज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ ली है। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों पर लाने में स्थापित किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। या जैसे हम इसकी डेफिनेशन आपको लिखा भी देते हैं कि दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेश, हर जगह हम ये कंडीशन रखेंगे कि आवेश जो है वो बिंदुवत है। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उन आवेशों को अनंत से लाकर उनकी स्थिति पर स्थापित करने में किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। अब इसका हम फॉर्मूला निकालने के लिए थोड़ा डेरिवेशन करते हैं और उसके लिए हम मानते हैं
कि एक n आवेशों का, n विविक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, n विविक्त अलग अलग जो बिंदुवत आवेश है, n डिस्क्रीट या विविक्त आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट चार्ज, ये हम निकालते हैं। इसके लिए हम माना कि यहाँ पर इस प्रकार से एक निर्देशांक तंत्र है, हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ये O, X, Y और ये Z, ठीक है। अब यहाँ हम मानते हैं कि n अलग अलग आवेश स्थित है, n बिंदुवत आवेश अलग अलग स्थित है, तो इन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए हम एक एक करके विचार करते हैं। तो पहले मैं n एक साथ आपको यहाँ नहीं दिखाती हूँ, मैं ये बताती हूँ कि माना सबसे पहले कोई एक आवेश, एक बिंदु आवेश जो कि बिंदु इस पर स्थित है और ये आवेश है सपोज Q1। तो एक बिंदुवत आवेश Q1 अनंत से इस बिंदु पर आया जिसका स्थिति सदिश है R1। तो Q1 को अनंत से यहाँ पर लाने में, R1 स्थिति पर लाने में किया क्या कार्य क्या होगा। अभी यहाँ पर पहले से कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल सिंपल फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो अनंत से किसी बिंदुवत आवेश को लाने में किया गया कार्य 0 होगा। तो हम कहेंगे कि Q1 को अनंत से स्थिति R1 पर लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0। कोई कार्य नहीं किया विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है ही। अब माना कि एक हम दूसरा बिंदुवत आवेश Q2 को अनंत से लाते हैं और इसको रख देते हैं हम स्थिति सदिश R2 पर। अब यहाँ पर Q1 के कारण पहले से ही एक विद्युत क्षेत्र होगा और Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा E1, उसके विरुद्ध Q2 को अनंत से यहाँ पर आने में कार्य करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि अनंत से Q2 को R2 पर लाने में किया गया कार्य होगा W2 बराबर Q2 और पहले आवेश के कारण विभव। तो ये हो जाएगा Q2 और Q1 के कारण विभव का मान है K Q1 बटे R1। तो हम लिखेंगे इसको K Q1 Q2 और Q1 और Q2 के बीच की दूरी, उसको हम लिख देते हैं R1 माइनस R2। यहाँ कोई दिशा नहीं आएगी क्योंकि ये कार्य एक अदिश राशि होता है। तो क्या देखा हमने, Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं किया गया, W1 0 है, लेकिन Q2 को जब लाते हैं तो Q1 के कारण जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध क्या कार्य हो जाएगा, Q2 V1। अब हम एक तीसरा आवेश पॉइंट बिंदुवत आवेश Q3 को स्थिति R3 पर लेकर आते हैं। अब Q3 को लाने में फिर हमें कार्य करना पड़ेगा और कार्य किसके कारण होगा, Q1 और Q2 के द्वारा उत्पन्न विभव के कारण। तो हम लिखेंगे आवेश Q3 को R3 स्थिति पर लाने में किया गया कार्य हो जाएगा Q3 V1 के कारण और Q3 V2। तो Q1 और Q2 के कारण जो विभव थे V1 और दिख नहीं रहा आपको, तो W3 का मान हो जाएगा Q3 V1
Q3 के द्वारा V1 विभव के विरुद्ध किया गया कार्य और Q3 के द्वारा V2 विभव के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यहाँ हम मान रख देते हैं। V1 का मान है K Q1 बटे R1 प्लस Q3 K Q2 बटे R2। तो कुल कितना हो जाएगा ये K Q1 Q3 बटे R1 माइनस R3 और प्लस K Q2 Q3 बटे R2 माइनस R3। ये तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवेश Q3 को लाने में Q1 और Q2 के विभव के विरुद्ध किया गया कार्य इस प्रकार से हमारे सामने ये वाला हो जाए। इसको हम कहें W3। ठीक है। तो इस प्रकार से हम चौथा, पांचवा, छठा इस प्रकार से माना कि n आवेश हम लाते हैं। तो अभी शुरू में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अभी शुरू में माना कि 3 ही आवेशों का निकाय है, तो इसमें किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। तो मान रखिए W1 का मान 0, W2 का मान K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 का मान क्या है? K Q3 Q1 बटे R13 प्लस K Q3 Q2 बटे R23। ये स्थिति 1 और 2 के बीच का स्थिति सदिश है, स्थिति 1 और 3 के बीच का स्थिति सदिश है और स्थिति 2 और 3 के बीच का स्थिति सदिश है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल इस प्रकार से कार्य 3 आवेशों का निकाय Q1, Q2 और Q3 को लाने में किया गया कुल कार्य इतना होता है। तो इसी प्रकार से यदि हम n आवेशों के निकाय के बारे में हम बात करें तो उसके लिए कुल किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा? W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड Wn, n आवेशों को लाने में कुल किया गया कार्य। इसका मान कितना होगा? हम इस प्रकार से लिखते हैं। इस सब में K को तो हम बाहर ले सकते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। W1 का मान तो 0 है, तो यहाँ से शुरू करें। K तो बाहर ले लिया, तो Q1 के कारण बाकी सभी आवेशों को लाने में किया गया कार्य Q12। इसको हम इस प्रकार से भी, ये मॉड है स्थिति सदिश का, Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 R13 प्लस Q1 QI बटे R1I प्लस Q1 QN। कुल आवेश कितने हैं? N अपॉन R1N। तो ये तो हो गया आवेश 1 के कारण बाकी सभी बिंदुओं आवेशों को लाने में किया गया कार्य। इसी प्रकार Q2 के लिए होगा Q2 Q1 बटे R21। अच्छा, यहाँ देखो Q11 नहीं लिखेंगे, Q22 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई आवेश खुद के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, तो खुद के लाने में खुद के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता। अब हम लिखेंगे Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q2 Q4 बटे R24। ऐसे ही Q2 QI अपॉन R2N प्लस यहाँ पर I Q2 QN बटे R2N। ये क्या हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये Q2 आवेश के कारण बाकी सभी आवेशों के द्वारा लाने में किया गया कार्य। इस प्रकार से हम सभी के लिए करेंगे तो लास्ट में हम कुल मिलाकर इस प्रकार से हो जाएगी हमारी टर्म Qn Q1 अपॉन Rn1 प्लस Qn Q2 अपॉन Rn2 प्लस
क्यू एन माइनस वन अपॉन आर एन एन माइनस वन। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम आर एन एन नहीं लेंगे, क्योंकि एनवा आवेश खुद के लाने में खुद के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा, तो एन माइनस वन तक रोकिए। यहाँ सिमिलर चार्ज वाली कोई भी कंडीशन नहीं आएगी, Q1 Q2 Q3 वगैरह नहीं आएगी। अब हम यहाँ देखते हैं, आप देखिए कि Q1 Q2 वाली टर्म यहाँ भी है और Q2 Q1 ये सेम हो गई। आवेश Q2 को Q1 के लाने में विरुद्ध किया गया कार्य और Q2 को Q1 के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, ये दोनों सेम। ऐसे ही Q1 Q3 यहाँ हो जाएगा और Q3 Q1 यहाँ आ जाएगा। तो ये सभी टर्म्स दो बार रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2, हाफ कर देते हैं, क्योंकि हर टर्म दो बार रिपीट हो रही है। Q2 Q3 यहाँ भी है, Q3 Q2 बाद में आएगा, तो ये आवेश इंटरचेंज हो रहे हैं। हर कोई भी टर्म दो बार नहीं आएगी, एक आवेश दूसरे पर एक बार ही कार्य करेगा, दो बार नहीं करेगा। तो इसको हम यहाँ इस फैक्टर को 1/2 बाहर लेकर लिख सकते हैं, और ये हो गया 4πε0, और अंदर हमारी जो टर्म्स होंगी वो होंगी इस प्रकार की 1/2, इसलिए कि सारी टर्म्स रिपीट हो रही हैं दो बार, 1/4πε0 k की वैल्यू। और अब हम लिखेंगे Q1 Q2 बटे R12, Q1 Q3 बटे R13, और इस प्रकार से फिर Q2 Q3। अब Q2 Q1 वाली टर्म कट गई, क्योंकि यहाँ आगे कर लिया हमने, पहले दो बार नहीं लिखना। R23 प्लस Q1 Q, इस प्रकार की सारी टर्म आके फिर लास्ट में हम लिख देंगे Qn माइनस 1 बाई R n n माइनस 1। इस प्रकार से सारी टर्म्स हमारी, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/8 πε0, 2 को गुना कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा I = 1 to n और सिग्मा j = 1 to n, जहाँ j इज़ नॉट इक्वल टू I। कोई भी आवेश आपस में बल, एक ही आवेश खुद पर बल नहीं लगाएगा, इसलिए हमने j इज़ नॉट इक्वल टू I लिख दिया। और इसको हम लिखेंगे QI QJ बटे RI माइनस RJ। तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये n आवेशों को लाने में किया गया जो कार्य है ये उस निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे U बराबर 1/2 सिग्मा I बराबर 1 to n, सिग्मा j = 1 to n where j is not equal to I, 1/4πε0 QI QJ बटे RIJ। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा I = 1 to n, और QI इसमें से बाहर ले लें क्योंकि I का समेशन यहाँ हो गया, और इसको हम लिखेंगे फिर सिग्मा j = 1 to n, j इज़ नॉट इक्वल टू I, और ये चीज़ 1/4πε0 QJ RIJ, इसको हम लिखेंगे VIJ। स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा। VIJ क्या है? आईवे आवेश के कारण जेवे आवेश पर लगने वाला विद्युत विभव। QI बाहर आ जाएगा तो 1/4πε0 QJ बटे RIJ, इसका मतलब आईवे आवेश के कारण जेवे आवेश पर लगने वाला विभव। तो इस प्रकार से हम U बराबर 1/2 सिग्मा I = 1 to n QI VIJ ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ VIJ बराबर 1/4πε0 QJ बटे RI माइनस RG। ठीक है, तो n आवेशों के n विविक्त आवेशों की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो n विविक्त आवेशों को अनंत से
उस उनकी स्थिति पर या उन बिंदुओं पर लाने के किया गया कार्य के बराबर होती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने चित्र बताया था, इसमें 3 ही लिए। ऐसे ही यदि ये चौथा आवेश आ गया Q4, ऐसे ही यहाँ ये Q5 R5 इसकी स्थिति है, ऐसे ही ये मान लिया QI RI, ये QJ इसका स्थिति सदिश RJ, और ये माना हो गया QN इसका स्थिति सदिश हो गया RN। तो इस प्रकार से ये जो N आवेश हैं, इनके निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इन N आवेशों को अनंत से यहाँ पर लाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हम शुरू में मानते हैं एक भी आवेश नहीं है, और उसके बाद हम पहले एक आवेश लाएंगे, फिर 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस प्रकार से सबको हम जब मिला के कैलकुलेट करेंगे तो कुल आवेशों को लाने में जो किया गया कार्य है वो उन आवेश तंत्र की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। उसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया N डिस्क्रीट आवेशों को लाने में किया गया कार्य।